आज के लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस और स्पेसिफिकली हमारा जो आज टारगेट होगा वो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शंस होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि असल में हाइपर सेंसिटिविटी होती क्या है। हाइपर सेंसिटिविटी किसी भी चीज़ का ओवर सेंसिटिव हो जाने को हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। बट इम्यूनोलॉजी में हम इसको किस तरह से डिस्कस करते हैं, उसके लिए हम दो एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है हमारे पास। इस पर्सन को बाइट किया एक मॉस्किटो ने। मॉस्किटो ने बाइट किया तो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है बॉडी का कि उस पर्सन की बॉडी पर जहाँ पर मॉस्किटो ने बाइट किया है स्वेलिंग हो जाएगी और क्या हो जाएगा उसकी बॉडी के ऊपर रेडनेस। ये कुछ मिनिमल से इफ़ेक्ट्स होते हैं जब मॉस्किटो बाइट करता है। बट दूसरा पर्सन है, इसको बाइट किया लेट्स से बी ने। जब बी ने इसको बाइट किया तो नेक्स्ट ही मोमेंट हमें देखने को मिला कि ये जो इंडिविजुअल है इसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने के साथ साथ वो इतनी सीवियर हो गई कि हमें इस पर्सन को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ गया। यानी इसकी जो कंडीशन थी वो पहले पर्सन की कंडीशन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। हालांकि दोनों को नॉर्मल से लाइक यू कैन से इंसेक्ट्स ने बाइट किया था, बट दोनों ने क्या किया, डिफरेंट रिएक्शंस शो किए। ये जो रिएक्शन था मॉस्किटो वाला, ये नॉर्मल रिएक्शन था एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर। बट कुछ कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बॉडी क्या करती है, ओवर रिएक्ट करती है, ऐसा रिस्पॉन्स देती है जो उसके लिए ज़रूरी नहीं था, या ऐसा सीवियर रिस्पॉन्स देती है जो उसको नहीं देना चाहिए था। तो जब इस तरह के रिएक्शंस शो हों बॉडी की तरफ से तो हम कहते हैं कि ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हैं और ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स में ही होते हैं। यानी कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको हम एटॉपिक पर्सन्स कहते हैं। एटॉपिक पर्सन्स के अंदर ही हमें हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस देखने को मिलते हैं जिसमें वो नॉर्मल से एंटीजन के अगेंस्ट बहुत ही स्वेयर रिएक्शन देते हैं। उसको कहते हैं हम हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस। तो अगर हम इसको डिफाइन करें हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस को, तो वो एक्चुअली में क्या है, ओवर एग्जैजरेटेड और inappropriate response inappropriate response। तो जब इस तरह का ओवर एग्जैजरेटेड इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स शो करता है कोई भी पर्सन इन केस ऑफ नॉर्मल एंटीजेंस, तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस। ओवर एग्जैजरेटेड का तो हमें समझ आ गया कि जस्ट बी के बाइट करने की वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी, उस पर्सन को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। लेकिन इनअप्रोप्रिएट का क्या मतलब है? इनअप्रोप्रिएट का मतलब है कि प्रॉब्लम छोटी सी थी लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स था वो बॉडी ने बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया। होना क्या चाहिए था, प्रॉब्लम छोटी सी है तो उसका जो रिस्पॉन्स है बॉडी उतना ही करेगी। यानी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंगली उतना ही होता है। जितनी छोटी प्रॉब्लम उतना छोटा सॉल्यूशन, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा सॉल्यूशन हम देते हैं। लेकिन समटाइम्स कुछ पर्सन्स की बॉडी में क्या होता है कि बॉडी ओवर एग्जैजरेटेड और इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देती है, जिसको हम क्या कहते हैं कि उसकी बॉडी ने क्या शो किया है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन शो किए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स के हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होते हैं।
मेजरली 4 टाइप्स के हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होते हैं, जिनको हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, टाइप 2, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस। इस लेक्चर में जस्ट हम इन 4 का बेसिक्स स्टडी करेंगे, बट इनमें से डिटेल में हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, टाइप 2 एंड टाइप 3, ये तीनों के तीनों रिएक्शंस एंटीबॉडी मीडिएटेड होते हैं। व्हाट डज इट मीन कि इन तीनों में एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होती हैं, और इसके अंदर एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। ये एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन नहीं होता, बल्कि ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। उसके बाद हम ये देखते हैं कि किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी में कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में IgE एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है। टाइप 2 के अंदर IgG और IgM दोनों की दोनों इन्वॉल्व होती हैं, और टाइप 3 के अंदर भी IgG और IgM दोनों की दोनों एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। IgG एंड M एंड सेम IgG एंड IgM। और फोर्थ वाला तो एंटीबॉडी मीडिएटेड है ही नहीं, तो इस वजह से इसमें एंटीबॉडीज़ भी इन्वॉल्व नहीं होंगी। अब टाइप 1 में नॉर्मली क्या होता है, जितनी भी एलर्जीज़ होती हैं हमारे पास, वो सारी की सारी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आती हैं। यानी एलर्जी एक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। टाइप 2 में क्या होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जिसमें हमारे पास एक्चुअली में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, या इसमें एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी होती है। यानी इसमें एंटीबॉडीज़ तो इन्वॉल्व होती हैं, बट वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी में इन्वॉल्व होती हैं। जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी क्या होती है, जिसे एंटीबॉडीज़ हेल्प करती हैं, मीडिएट करती हैं कि सेल्स उनको आके NK सेल्स आकर उनको डिस्ट्रॉय करें। एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। फोर्थ वाले की कैरेक्टराइजेशन क्या है कि थर्ड वाले में एंटीजन और एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जिस तरह से हमें इधर डायग्राम में शो भी हो रहा है, ये ग्रीन कलर के एंटीजन्स हैं और उनके अगेंस्ट कॉम्प्लेक्सेस बने हैं, और इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की भी एक्टिवेशन होती है, और न्यूट्रोफिल्स जो है इनफिल्ट्रेट करते हैं टुवर्ड दीज, और उनको आकर जो है वो रिएक्शन शो करते हैं इसके ऊपर। उसके अलावा सेल मीडिएटेड में सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी होती है, सेल्स इन्वॉल्व होते हैं जो फॉरेन एंटीजन को क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस शो करते हैं। इन तीनों को हम फर्दर आगे डिटेल में भी अंडरस्टैंड करेंगे। अब दूसरी बात जो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सा है, टाइप 2, 3 एंड 4। एक और मेथड क्या है, एंटीजन को हम AG से कह लेते हैं एंड एंटीबॉडी AB से। तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि अगर एंटीजन हमारे पास क्या है, फ्री है, और एंटीबॉडी हमारे पास क्या है, बाउंड है। अगर हमारे पास सिनेरियो है जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ बाउंड हैं और एंटीजन्स क्या हैं, फ्री हैं, तो वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसको हम फर्दर भी डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स के अंदर। लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं, जिस तरह से अगर हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को देखें, इसमें ये जो एलर्जन है ये हमेशा बाहर से आएगा, बॉडी के बाहर से आएगा। ये कोई भी पॉलन हो सकता है, या कोई डस्ट माइट्स हो सकते हैं, या कोई दूसरे केमिकल्स हो सकते हैं। और एंटीबॉडीज़ इसके अंदर क्या कर रही हैं, वो इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ मास्ट सेल्स के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, यानी ये एंटीबॉडीज़ क्या हैं, बाउंड है। जबकि टाइप 2 के अंदर देखें तो उसमें उलट है, इसमें एंटीबॉडीज़ जो हैं वो फ्री होती हैं, और जो एंटीजन है वो इंट्रिंसिक होता है, यानी वो एंटीजन उस सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उन सेल के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होगा, और एंटीबॉडी फ्रीली मूव कर सकेगी। और इस थर्ड वाले केस में देखें तो इसमें दोनों ही फ्री होते हैं,
दोनों ही क्या होते हैं, फ्री होते हैं। जबकि इस केस में सेकंड वाले में हमने क्या पढ़ा कि एंटीजन क्या होता है, बाउंड होता है, और एंटीबॉडी क्या होती है, फ्री होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की तरफ। उसमें सबसे पहले हमने ये देखना है, ये अंडरस्टैंड करना है कि असल में एलर्जेंस ऐसा क्या करते हैं कि वो हमारी बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस को स्टार्ट करवाते हैं। एलर्जेंस की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि एलर्जेंस के पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। एलर्जेंस नॉर्मली क्या होते हैं, या तो प्रोटीन्स होती हैं या ग्लाइकोप्रोटीन्स। प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो एलर्जेंस होते हैं वो या प्रोटीन्स होंगी या ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब इन प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स के पास क्या एबिलिटी होती है कि ये प्रोटीएजेस होते हैं। प्रोटीएजेस यानी जो प्रोटीन्स को डिसरप्ट करते हैं। अब ये असल में करते क्या हैं, ये एपिथेलियल जंक्शंस को डिस्ट्रॉय करते हैं और जो है टिश्यूज़ के अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, और प्रोटीएज एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स को भी क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है एलर्जेंस की कि इनके ऊपर स्पेशल टाइप ऑफ पैटर्न्स होते हैं जिनको पैम्प्स कहते हैं। पैम्प्स आर एक्चुअली पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। ये नॉर्मली पैथोजेंस के जब हम स्टडी करते हैं तो उधर हम देखते हैं कि पैथोजेंस की सरफेस के ऊपर स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, या आप कह लें स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं पैम्प्स, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, पैथोजेंस की सरफेस के ऊपर। इस वजह से इनको हम स्पेसिफिकली पैम्प्स कहते हैं। तो असल में ये क्या करते हैं, ये इनेट इम्यून रिसेप्टर्स के साथ इंगेज करते हैं और डिसरप्शन कॉज करते हैं। उसके बाद थर्ड चीज़ क्या है कि लो डोज म्यूकोजल एंट्री, यानी ये अगर लो डोज में भी हों, कम कंसनट्रेशंस में भी हों, तो ये म्यूकस के अंदर जाकर, या म्यूकोजल जो लेयर है हमारी स्किन के नीचे, उसके अंदर जाकर पेनिट्रेट करते हैं और TH2 रिसेप्टर और IgE क्लास स्विचिंग करवाते हैं। TH2 रिसेप्टर्स के बारे में और IgE क्लास स्विचिंग में हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि असल में ये है क्या। तो एलर्जेंस की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिस बेस पर ये क्या करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि असल में इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का जनरल मैकेनिज्म क्या है। अब इसको इमीडिएट इस वजह से कहते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये एलर्जन के एंटर होने के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या कोई भी एलर्जन है जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो वो किस तरह से एक्ट करता है। तो सिंपल मैकेनिज़्म क्या है कि कोई भी एलर्जन है जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो असल में क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेट्स से ये हमारे पास पैथोजन है। ये पैथोजन जब बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट केमिकल रिएक्शन शो करती है, और उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, हमारी बॉडी में स्पेशल टाइप ऑफ APCs प्रेजेंट होते हैं। APCs असल में क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उस पैथोजन के एंटीजन्स को अपनी सरफेस पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रेजेंट करने के बाद वो क्या करते हैं, T हेल्पर 2 सेल्स के पास जाते हैं या T सेल्स के पास जाते हैं, और T सेल्स उससे आगे फर्दर B सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और B सेल्स उस पैथोजन के अगेंस्ट क्या रिलीज़ करते हैं, एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करते हैं, जिससे फिर उस पैथोजन को बॉडी से रिमूव किया जाता है। बट
एलर्जन कोई पैथोजन नहीं है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में से अगर हम बी सेल का इधर रोल देखें कि बी सेल असल में क्या करता है, बी सेल भी एक एपीसी है यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। इसी तरह से डेंड्रिटिक सेल्स हैं और मैक्रोफेजेस हैं। ये 3 हमारे पास एपीसीज हैं, बी सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स और थर्ड कौन से हैं, मैक्रोफेजेस। इनके पास एबिलिटी होती है ये एंटीजेंस को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये बी सेल्स क्या करते हैं, जैसे ही ये एलर्जन आया जो इधर ग्रीन कलर में शो किया हुआ है, ये इस एंटीबॉडी बी सेल के पास आया, बी सेल ने इसको इंटरनलाइज किया, इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद इसको अपने सरफेस पर प्रेजेंट किया। इस प्रेजेंटेड एंटीजन को देखा टी हेल्पर 2 सेल्स ने, इसके साथ बाइंड हुए, उन्होंने इंटरल्यूकिन 4 IL-4 रिलीज़ करना शुरू कर दिया। अब जब ये IL-4 रिलीज़ करना शुरू करते हैं तो ये एक्टिवेट करते हैं बी सेल्स को कि वो इस एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दें। तो बी सेल्स क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल्स को में मॉडिफाई होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं और मेमोरी सेल्स बनाते हैं। मेमोरी सेल्स इसलिए ताकि दोबारा ये आए तो ये उसको रिकॉग्नाइज करके फर्दर एंटीबॉडीज़ बना सकें। तो क्या हुआ, एंटीजन एलर्जन आया, बी सेल ने उसको प्रेजेंट किया अपनी सरफेस के ऊपर, टी हेल्पर 2 सेल्स, ये टी सेल्स की टाइप है जिसने इसको रिकॉग्नाइज किया और इंटरल्यूकिन 4 रिलीज़ किया। अब ये इंटरल्यूकिन 4 फर्दर बी सेल्स को सिग्नल भेजेगा कि भाई फर्दर प्लाज्मा सेल्स को रिलीज़ करो, और वो प्लाज्मा सेल्स फिर क्या करेंगे, उस एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ हुई हैं इस एलर्जन के अगेंस्ट वो होंगी IgE, जिस तरह से हमने सेकंड स्लाइड में भी पढ़ा था कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में जो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होती हैं या जो पार्टिसिपेट करती हैं वो IgE एंटीबॉडीज़ होती हैं। इस फेज़ को कहते हैं, ये जो अभी फेज़ हुआ है इस फेज़ को सेंसिटाइजेशन फेज़ कहते हैं। इस फेज़ को सेंसिटाइजेशन फेज़। तो बॉडी ने क्या किया, कोई भी रिएक्शन शो नहीं किया, बट अगर वही एलर्जन दोबारा से उस पर्सन के एक्सपोजर में आता है या वो पर्सन दोबारा से ऐसे इन्वायरमेंट में जाता है जहाँ पर वही एलर्जन प्रेजेंट है, तो उससे क्या होगा, उससे दोबारा से बी सेल्स जो हैं उसको प्रेजेंट नहीं करेंगे, TH2 सेल्स से फर्दर इंटरल्यूकिन 4 नहीं बनेगा, नए IgE नहीं बनेंगे, बल्कि वो जो IgE बना था वो मास्ट सेल्स, ये जो मास्ट सेल्स हैं ये हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होते हैं, जहाँ जहाँ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वहाँ मास्ट सेल्स प्रेजेंट हैं। अब इन मास्ट सेल्स के ऊपर हमारा IgE जो स्पेसिफिकली उस एंटीजन के अगेंस्ट था, फॉर एग्जांपल ये IgE है टुवर्ड दैट स्पेसिफिक एंटीजन, इसकी ये मास्ट सेल के ऊपर आकर अटैच हो गया था, जिसको हमने सेंसिटाइजेशन फेज़ कहा। दोबारा से जब इस एलर्जन का एक्सपोजर होगा तो ये एलर्जन डायरेक्ट मास्ट सेल्स के ऊपर प्रेजेंट एंटीजन के साथ, एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाएगा। IgE जो पहले से बनी हुई है इस एलर्जन के अगेंस्ट उसके साथ जाकर बाइंड कर देगा और फौरी तौर पे बॉडी क्या करेगी, रिएक्शन शो करेगी। इस वजह से इस रिएक्शन को इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फ़ौरन स्पीडीली हो जाता है। अब क्या होगा, जैसे ही मास्ट सेल्स के ऊपर प्रेजेंट IgE इस एलर्जन के साथ बाइंड करेगी तो अंदर स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स जाएंगे। ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जा रहे हैं। अब जब सेल के अंदर ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएंगे तो वो सेल्स के अंदर एक मैकेनिज्म शो करेंगे जिसको डीग्रैन्युलेशन कहते हैं। डीग्रैन्युलेशन। अब डीग्रैन्युलेशन असल में क्या है कि सेल्स के अंदर जो पहले से प्रेजेंट डिफरेंट साइटोकाइंस हैं
वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। अब ये साइटोकाइंस पहले सेल के अंदर कैसे बने थे? बिकॉज हम मास्ट सेल पहले से सेंसिटाइज थे इस आईजीई के। तो जब जैसे ही ये आईजीई के साथ बाइंड किया था तो इसने पहले ही साइटोकाइंस बना लिए थे कि इन फ्यूचर कि अगर दोबारा से एक्सपोजर होता है इस एलर्जन से तो बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। तो जब बॉडी प्रिपेयर होती है तो डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्टामिन्स, हिपैरिन, प्रोटीएजेस। अब हिस्टामिन, हिपैरिन, प्रोटीएजेस ये असल में करते क्या हैं? ये वेजोडाइलेशन कर देते हैं। वेजोडाइलेशन, ये वेस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। को क्या कर देते हैं? इंक्रीज। किस तरह से? लेट्स से ये हमारे पास ब्लड सेल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं और ये ब्लड वेसल्स के ये सेल्स हैं। तो जैसे ही हिस्टामिन रिलीज होता है तो असल में इन सेल्स के दरमियान जो है कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देता है। जब सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनके दरमियान में स्पेसिस जनरेट हो जाती हैं। ये जो स्पेसिस जनरेट है, अब इन स्पेसिस के बनने से होता क्या है? इन स्पेसिस के बनने से जो ब्लड के अंदर मौजूद डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट की प्रोटीन्स हैं या डिफरेंट साइटोकाइंस, बेसोफिल सेल्स हैं, वो कहाँ पर आना स्टार्ट कर देते हैं? टिश्यू फ्लूइड में। जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से वो एलर्जन के अगेंस्ट केमिकल रिएक्शन को शो करेंगे, जिससे इन्फ्लेमेशन, जो एक नॉर्मल रिएक्शन है इन्फ्लेमेशन का, वो यू कैन से हाइपर इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि इस एलर्जन के अगेंस्ट होनी नहीं चाहिए थी। बिकॉज एलर्जन्स आर नॉन या यू कैन से लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस जो रिलीज़ होते, जो जब भी जो किसी भी बॉडी के जो डिफरेंट फॉर्म्स में इंटरेक्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के साथ। अब जितने भी साइटोकाइंस, हिस्टामिन, हिपैरिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, जितने भी केमिकल्स रिलीज़ होते हैं या मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं, ये स्मूथ मसल सेल्स पर इफ़ेक्ट करते हैं। जिस तरह से मैंने ब्लड वेसल्स का नाम लिया, उसी तरह से म्यूकस ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे म्यूकस सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अगर प्रॉब्लम हुई है हमारी नोज़ में तो वहाँ पर ज़्यादा म्यूकस रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये एयर पैसेजवे में है तो वहाँ पर ये एयर पैसेजवे को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग मुश्किल हो जाती है, जिस तरह से एज़मा में होता है। उसके अलावा ये ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, ये नर्व एंडिंग्स पर इफ़ेक्ट करते हैं और दूसरे इम्यून सेल्स को, जिस तरह से एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स को क्या करते हैं? ये अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड द यू कैन से एलर्जन साइट, जहाँ पर एलर्जन ने आकर इंटरेक्ट किया है। अब इसमें डिफरेंट जो हमने इधर मीडिएटर्स पढ़े हैं उनको फर्दर आगे डिटेल में देखते हैं कि असल में सबका रोल क्या है। तो अगर हम इधर देखें हिस्टामिन सबसे पहले क्या करता है? ये वस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। और वस्कुलर परमेबिलिटी का मैंने बता दिया कि वस्कुलर परमेबिलिटी का क्या मतलब है कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उसकी वजह से वो ब्लड सेल्स जो हैं वो या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स वो आकर एलर्जन वाली साइड पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देती हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं। इसी तरह से हिस्टामिन्स भी हैं, ये भी वस्कुलर परमेबिलिटी को क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं, हिस्टामिन और हिपैरिन। उसके बाद इओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर ECF, ये ECF क्या करता है? फर्दर इसिनोफिल्स को अट्रैक्ट करता है। कीमोटैक्टिक का मतलब होता है केमिकली अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। तो एसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर ब्लड में से एसिनोफिल्स को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे एसिनोफिल्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, उनकी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी और वो एलर्जिक रिएक्शन शो करेंगे। इसी तरह से न्यूट्रोफिल्स कीमोटैक्टिक फैक्टर न्यूट्रोफिल्स की एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देंगे और ये न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे? न्यूट्रोफिल्स उस एलर्जन के अगेंस्ट
अपना रिएक्शन शो करेंगे। उसके बाद ल्यूकोट्राइन्स की अगर बात करें, ये भी वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, स्मूथ मसल्स पर इफ़ेक्ट करता है। इसी तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात करें तो ये भी वेज़ोडाइलेशन कॉज करता है, वेज़ोडाइलेशन, जिससे ब्लड फ्लो टुवर्ड द एलर्जन एंट्री साइट वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके अलावा साइटोकाइंस में से इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा, इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF अल्फ़ा, ये असल में क्या करता है, ये सिस्टेमिक एनाफिलिक्सिस स्टार्ट कर देता है। सिस्टेमिक एनाफिलिक्सिस क्या है एक्चुअली में, कि उस पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होना स्टार्ट हो जाएगा, उस पर्सन की जो ब्रीथिंग है वो फास्ट हो जाएगी और डिफ़िकल्ट हो जाएगी। उसके अलावा इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 13 ये क्या करते हैं, ये IgE की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। इसी तरह से ये डिफरेंट इंटरल्यूकिन्स के डिफरेंट रोल्स हैं वेज़ोडाइलेशन में और वस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करने में, IgE की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में, जिससे ओवरऑल क्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन एक्सट्रीम हो रही है, सिस्टेमिक एनाफिलिक्सिस हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब बेसिकली मीडिएटर्स हैं जो हेल्प करते हैं एलर्जेंस के अगेंस्ट रिएक्ट करने में, और ये जो ओवर रिएक्शन है ये बेसिकली इन्हीं प्राइमरी और सेकेंडरी मीडिएटर्स की वजह से हो रहा है। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी मीडिएटर असल में नेचुरली एग्जिस्ट इस वजह से करते हैं ताकि पैथोजन के अगेंस्ट रिएक्ट कर सकें, जो एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है। बट एटॉपिक इंडिविजुअल्स के अंदर जो बहुत ही सेंसिटिव इंडिविजुअल्स होते हैं, वो जब स्पेसिफिक सब्सटेंसेस के अगेंस्ट उनका एक्सपोजर होता है तो उस केस में भी बॉडी ओवर रिएक्ट करती है और जो एलर्जन होता है वो इन मीडिएटर्स के इफ़ेक्ट को क्या करता है, गलत इस्तेमाल करता है। ये प्राइमरी मीडिएटर्स हैं, हिस्टामीन, हिपैरिन, ECF एंड NCF। प्राइमरी मीडिएटर्स का मतलब ये है कि जब मास्ट सेल्स, जिस तरह से हमने पहले भी पढ़ा था, ये मास्ट सेल्स जब सेंसिटाइज हो जाते हैं तो इनके अंदर प्राइमरी मीडिएटर्स पहले से बन जाते हैं, और जब बाद में दोबारा से एलर्जन का एक्टिवेशन होती है तो प्राइमरी मीडिएटर्स पहले रिलीज़ होते हैं, फिर उनकी वजह से सेकेंडरी मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं। और सेकेंडरी मीडिएटर्स हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और ये सेकेंडरी मीडिएटर प्राइमरी मीडिएटर्स के काम को फर्दर आसान कर देते हैं। उसके बाद अर्ली एंड लेट फेज रिएक्शंस, यानी एक तो हमने देखा कि एलर्जन एंटर हुआ तो फौरी तौर पे कुछ रिएक्शन होगा जो प्राइमरी मीडिएटर्स की वजह से हुआ है, और उसके कुछ टाइम के बाद जैसे ही प्राइमरी मीडिएटर्स का इफेक्ट कम होता है उसके बाद सेकेंडरी मीडिएटर्स एक्टिवेट होते हैं और वो अपना रिएक्शन शो करते हैं। इसको हम ज़रा बेसिक्स अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एपिथीलियम है, और इस एपिथीलियम से, यानी स्किन है यू कैन से, या कोई भी सरफेस हमारी बॉडी की, एलर्जन आया, एलर्जन ने आकर इसको क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद ये मास्ट सेल्स हैं, मास्ट सेल्स के ऊपर जाकर इन्होंने बाइंड किया। मास्ट सेल्स डिफरेंट प्राइमरी मीडिएटर्स रिलीज़ करते हैं, हिस्टामीन्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये 3 प्राइमरी मीडिएटर्स को रिलीज़ किया, और ये 3 प्राइमरी मीडिएटर्स क्या करते हैं, पहले वेज़ोडाइलेशन और वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद जैसे ही इनका इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है तो इसमें डिफरेंट कीमोकाइंस, TNF अल्फ़ा और इंटरल्यूकिन्स रिलीज़ होते हैं जो फर्दर सेकेंडरी मीडिएटर्स को रिलीज़ करवाते हैं। ये सेकेंडरी मीडिएटर्स फर्दर उसके रिएक्शन को मैक्सिमाइज़ कर देते हैं, जिसमें ल्यूकोट्राइन्स आ जाते हैं, TNF अल्फ़ा आ जाता है, हिस्टामीन, ल्यूकोट्राइन, TNF अल्फ़ा और ICAM1, GM-CSF। तो इन सब का अगर जनरल काम देखें तो वो यही है कि ये इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करवाते हैं और ब्रीथिंग प्रॉब्लम कराते हैं, म्यूकस सिक्रीशन करवाते हैं, और ये उनके सिम्टम्स है जिससे हमें पता चलता है कि प्राइमरी जो अर्ली जो फेज़ रिएक्शन कौन सा है और लेट फेज़ रिएक्शन कौन सा है। उसके बाद है हाइपोसेंसिटाइजेशन। असल में हाइपोसेंसिटाइजेशन क्या है, ये एक्चुअली
ये एक्चुअली एलर्जन इम्यूनोथेरेपी को कहते हैं, इम्यूनोथेरेपी या एलर्जी शॉट्स। तो बजाय एलर्जेंस को इग्नोर करने के कि भाई एलर्जन आएगा और जाकर उसने रिएक्शन करना है, हम पर्सन को पहले ही सेंसिटाइज कर देते हैं उस एलर्जन से। वो किस तरह से कि हम एक इंडिविजुअल को लो डोजेस देते हैं एलर्जन की, जिससे वो क्या हो, पहले से उसको एलर्जी हो। तो उस एलर्जन की जब लो डोजेस देते हैं तो उस एलर्जन की वजह से, फॉर एग्जांपल ये एलर्जन है, उस एलर्जन की वजह एलर्जन जैसी बॉडी में एंटर करते हैं तो एपीसीज उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको अपनी सरफेस पर रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नाइव CD4 टी सेल्स हैं यानी टी सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू टी रेगुलेटरी सेल्स। नॉर्मल पीछे हमने क्या रिएक्शन पढ़ा है कि जब हाई डोजेस हों या ज़्यादा एलर्जन रिएक्ट करता है तो TH2 सेल्स एक्टिवेट होते हैं, और उस TH2 सेल्स के एक्टिवेशन होने की वजह से एलर्जी का प्रॉपर रिएक्शन होता है। लेकिन जब हम लो डोजेस देते हैं और उन लो डोजेस को आफ्टर सेवरल इंटरवल ऑफ टाइम्स हम उन लो डोजेस को इंक्रीज़ करते हैं तो पर्सन सेंसिटाइज हो जाता है उस एलर्जी से। और जब ये पूरा सेंसिटाइजेशन का मैकेनिज़्म ख़त्म होता है तो वो इंडिविजुअल उस एलर्जन के प्रेजेंट होने की वजह से भी इफ़ेक्ट नहीं होता। अब उसके पीछे मैकेनिज़्म क्या है? मैकेनिज़्म ये है कि बॉडी जो है वो टी रेगुलेटरी सेल्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। ये टी रेगुलेटरी सेल्स असल में करते क्या हैं, ये IFN गामा, इंटरल्यूकिन 10 और TNF अल्फ़ा रिलीज़ करते हैं। ये इम्यूनो सप्रेसर्स हैं, यानी ये इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं करने देते। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये बी सेल्स को कहते हैं कि आप IgE की जगह IgM प्रोड्यूस करना स्टार्ट करो। IgG एक क्लास है एंटीबॉडी की, उसकी जो फर्दर सब क्लास है 4 IgG4 रिलीज़ करना स्टार्ट करो। अब ये IgG4 किस तरह से हेल्प करती है सेंसिटाइज करने में इंडिविजुअल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि मास्ट सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, ये फ्लड से रिसेप्टर है FC एप्सिलॉन R1 या R2, ये 2 रिसेप्टर्स होते हैं, 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। FC एप्सिलॉन R1 ये एक्चुअली में क्या करता है, ये वो रिसेप्टर जहाँ पर IgE ने बाइंड करना होता है, IgE ने बाइंड करती है और जिससे सेंसिटाइज होता है इंडिविजुअल। तो अगर इसकी जगह IgG प्रोड्यूस होगी तो IgG क्या करेगी, इस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देगी, या ये IgE बाइंड कर जाएगी एलर्जन के साथ, और जब एलर्जन के साथ बाइंड करेगी तो ये उस एलर्जन को IgE के साथ बाइंड होने नहीं देगी और सेंसिटाइजेशन होने नहीं देगी। इस तरह से हम इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि वो एलर्जन से एक्सपोज होने के बावजूद भी ओवर रिएक्ट नहीं करते। तो ये एक आप कह लें कि मैकेनिज़्म है जिससे हम इंडिविजुअल्स को एलर्जिक इंडिविजुअल्स को ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शंस और उसकी फर्दर टाइप्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।